देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 में फाइंड फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन ई टू दी पावर माइनस ए एक्स टू दी पावर एन ई टू दी पावर माइनस ए एक्स का कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन भी लेना है तो मुझे कॉस पी एक्स चाहिएगा, और मुझे साइन ट्रांसफॉर्मेशन भी लेना है तो मुझे साइन पी एक्स चाहिए होगा। तो कॉस पी एक्स और साइन पी एक्स में से मैं दोनों में से कोई सा भी नहीं ले रहा हूँ, मैं ई टू दी पावर माइनस का आई पी एक्स लेता हूँ, क्योंकि ई टू दी पावर माइनस आई पी एक्स अगर मैं लेता हूँ या ई टू दी पावर प्लस का आई पी एक्स अगर मैं लेता हूँ और उसे बी एस सी पार्ट 1 के फार्मूले से खोलता हूँ तो मेरा कॉस पी एक्स और साइन पी एक्स दोनों टर्म मेरी अपेयर हो जाती हैं। तो अब हम इंटीग्रेशन इनमें से कोई कंसीडर नहीं करते हैं, अब हम नया इंटीग्रेशन कंसीडर करते हैं और बी एस सी पार्ट 1 का रूल अप्लाई करते हैं। अब ये लीजिएगा आप लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लीजिएगा 0 टू इनफाइनाइट, फंक्शन डाल दीजिएगा एक्स टू दी पावर एन ई टू दी पावर माइनस ए एक्स। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ले लीजिएगा 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू दी पावर एन ई टू दी पावर माइनस ए एक्स, और यहाँ डाल दीजिएगा ई टू दी पावर आई पी एक्स डी एक्स। अब यहाँ डाल दीजिएगा तो ये वैल्यू हो जाती है हमारी 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू दी पावर एन ई टू दी पावर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है a माइनस आई पी एक्स डी एक्स। अब देखिएगा यहाँ पर चूंकि अब हम बी एस सी पार्ट 1 का फार्मूला लगा रहे हैं, अगर इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू दी पावर एन ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स होता है तो एक्स टू दी पावर में एक नंबर प्लस होकर के गामा एन प्लस 1 हो जाता है, और यही नंबर जो है वो कांस्टेंट की पावर बन जाता है a टू दी पावर n प्लस 1। अब ये वाला फार्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाता है 0 टू इनफाइनाइट यहाँ इंटीग्रेशन की वैल्यू x टू दी पावर n है तो ये मिल जाता है आपको गामा n प्लस 1, और कांस्टेंट आपका a माइनस आई पी है तो यहाँ हो जाता है a माइनस आई पी टू द पावर n प्लस 1। गामा n प्लस 1 को हम फैक्टोरियल n में कन्वर्ट कर देते हैं और ये इंटू में हो जाता है a माइनस आई पी टू द पावर माइनस n प्लस 1। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है, आप लेट करिएगा a इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड b इक्वल टू आर साइन थीटा। रियल पार्ट को आर कॉस थीटा लेट कर लिया गया है और इमेजिनरी पार्ट को आर साइन थीटा लेट कर लिया गया है। स्क्वायर करके जब आप ऐड करेंगे तो r की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगी, और थीटा इक्वल टू आपकी वैल्यू बन जाएगी tan इनवर्स t अपॉन a डिवाइड कर करके। अब ये वैल्यू दोनों यहाँ डाल दीजिएगा तो i इक्वल टू देखिएगा फैक्टोरियल n है, यहाँ भी आर आएगा यहाँ भी आर आएगा तो r टू दी पावर माइनस n प्लस 1 कॉमन हो जाएगी, और ब्रैकेट में आपका बन जाएगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर माइनस n प्लस 1 बन चुका है। अब यहाँ बी एस सी पार्ट 1 का रिलेशन आप यूज़ कीजिएगा तो ये बन जाता है फैक्टोरियल n अपॉन आर टू दी पावर n प्लस 1 बन जाता है, और ये हो जाता है ई टू दी पावर माइनस आई थीटा होल पावर में माइनस n प्लस 1 हो जाता है। पावर की मल्टीप्लाई डाल दीजिएगा तो ये हो जाता है फैक्टोरियल n अपॉन आर टू दी पावर n प्लस 1 ई टू दी पावर आई n प्लस 1 थीटा। अब इसे हम खोलने जा रहे हैं ई टू दी पावर आई n थीटा को। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू चल रही है वो आई की चल रही है, अब आई की मैं वैल्यू रख लेता हूँ और ई टू दी पावर आई पी एक्स को खोल देता हूँ और मेरा रिजल्ट तैयार होने वाला है। तो लेफ्ट हैंड साइड में है 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू दी पावर n ई टू दी पावर माइनस ए एक्स, इसका फार्मूला खोल लेते हैं cos px प्लस आई साइन px dx, और ये राइट हैंड साइड में फैक्टोरियल n अपॉन आर टू दी पावर n प्लस 1 वैल्यू बन जाती है, और ये हमारा बन जाता है cos n प्लस 1 थीटा प्लस आई साइन n प्लस 1 थीटा। ये हमारी वैल्यू बन जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब हम रियल पार्ट ले लेते हैं इमेजिनरी पार्ट ले लेते हैं इक्वेट। अब यहाँ पर आप रियल पार्ट लीजिएगा, जब आप रियल पार्ट इक्वेट करते हैं तो ये वैल्यू बन जाती है 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू दी पावर n ई टू दी पावर माइनस ए एक्स cos px dx इज इक्वल टू फैक्टोरियल n आ जाता है cos n प्लस 1 थीटा और अपॉन r टू दी पावर n प्लस 1। अब देखिएगा यहाँ पर इसे आप यहाँ cos px है, ये फार्मूला बन गया है आपका fc ऑफ x टू दी पावर n ई टू दी पावर माइनस ए एक्स और फैक्टोरियल n cos n प्लस 1 थीटा अपॉन r टू दी पावर n प्लस 1। फिर इसी तरह से आप इक्वेट आई पी करिएगा, इमेजिनरी पार्ट आप ले लीजिएगा, cos की जगह साइन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू दी पावर n ई टू दी पावर माइनस ए एक्स साइन पी एक्स डी एक्स इजिकल यहाँ बन जाता है फैक्टोरियल n
साइन n प्लस 1 थीटा अपॉन r टू दी पावर n प्लस 1 बन जाता है। और ये बन जाता है आपका fx ऑफ x टू दी पावर n e टू दी पावर माइनस ax इक्वल टू फैक्टोरियल n साइन n प्लस 1 थीटा अपॉन r टू दी पावर n प्लस 1 बन जाता है। ठीक है, अब देखिएगा साइन ट्रांसफॉर्मेशन भी आ चुकी है, कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन भी आ चुकी है, लेकिन r और थीटा जो है हमने लेट करे तो अब हम इसको एक्सप्रेशन में डाल देते हैं। नीचे लिख देते हैं वेयर r की वैल्यू √a² प्लस p² है और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स p अपॉन a है। यहाँ पर हमने अब r को भी मेंशन कर दिया है, थीटा को भी मेंशन कर दिया है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चंस हैं। उनमें क्या करिएगा, सिर्फ जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेने के लिए कही गई है उस फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला खोल दीजिएगा और इंटीग्रेशन कर दीजिएगा और आपका रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में कोई स्पेशलिटी नहीं है, जो मेन एग्जाम्पल थे वो आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक में हम चल रहे हैं। अब देखिएगा इन एग्जाम्पल के बाद आपके कुछ आर्टिकल्स आते हैं। जैसे कि आपने लाप्लास फार्मूले में कुछ डेरिवेशंस किए थे, इनवर्स में हमने कोई डेरिवेशन नहीं करा था कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को छोड़ करके। अब लाप्लास में आप डेरिवेशन कर चुके हैं। जब लाप्लास में आपने देखा ये किसी भी फार्मूले का अगर डेरिवेशन आप करने जा रहे हैं, कोई भी थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपसे कहा गया था कि आप सिर्फ लाप्लास फार्मूला खोल दीजिएगा और लाप्लास फार्मूला खोलते ही आपका रिजल्ट जो है तैयार हो जाएगा। उसी तरह से जिस तरह से कुछ थ्योरम्स फूरियर में लाप्लास में थी, उसी तरह से कुछ थ्योरम जो है वो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन भी किसी भी थ्योरम को अगर प्रूव करना है तो आप बुक से सिंपली प्रूव कर सकते हैं, उसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है। 2-3 में कुछ स्पेशलिटी है तो उन्हें मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए जैसे कि मॉड्यूलेशन थ्योरम है, मॉड्यूलेशन थ्योरम का स्टेटमेंट आपको कहता है इफ fx है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ p, यानी कि अगर फूरियर कैपिटल fx का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं और वो स्मॉल f ऑफ p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारी थ्योरम ये कहती है देन fx cos x has Fourier transformation of 1/2 function of p plus a plus 1/2 function of p minus a, यानी कि fx cos ax की अगर हम फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन इस रूप में आएगी 1/2 फंक्शन ऑफ p plus a प्लस 1/2 फंक्शन ऑफ p minus a। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ ऑफ नहीं है। आप देखिएगा प्रूफ, अभी आप जानते ही हैं लाप्लास में हो या आप फूरियर में हो, किसी भी फार्मूले का अगर प्रूफ करना है तो कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, इसमें सिर्फ आप ये करिएगा कि आप फार्मूला खोल दीजिएगा। अब फूरियर ऑफ fx आपको गिवन है f ऑफ p है, ये हो जाता है गिवन फूरियर ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ p, ये तो हमारे चैप्टर का रूल ही है। अब यहाँ आप इसकी फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लीजिएगा। अब हम ले रहे हैं फूरियर ऑफ fx cos ax, फूरियर का फार्मूला खोल देते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आ जाता है, फंक्शन आ जाता है fx cos ax और e टू दी पावर माइनस ipx dx हो जाता है। ये हो जाता है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। cos ax का फार्मूला बोल दीजिएगा बीएससी पैटर्न में जाकर के e टू दी पावर iax प्लस e टू दी पावर माइनस iax अपॉन 2 e टू दी पावर माइनस ipx dx। अब e टू दी पावर माइनस ipx को अंदर लाइएगा और इंटीग्रेशन जो है 2 पार्ट में आप इसे ब्रेक कर दीजिएगा, तो ये हो जाता है 1/2 माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट fx हो जाता है। और यहाँ देखिएगा e टू दी पावर में हम माइनस का i कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर माइनस का i अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाता है p माइनस a बन जाता है, यहाँ माइनस का p है तो ये बन जाता है p माइनस ax और ये dx और प्लस सेकेंड टर्म में 1/2 माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट बन जाता है। अब देखिएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट बन जाता है और यहाँ पर अब माइनस अंदर ला रहे हैं तो ये बन जाता है fx e टू दी पावर माइनस i p प्लस ax और dx। अब ये देखिएगा आपकी वैल्यू तैयार हो गई है यहाँ पर। अब देखिएगा फूरियर ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ p है, इसकी वैल्यू आप पढ़ते हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट कैपिटल fx e टू दी पावर माइनस ipx dx। अभी आपको सिखाया गया था पहले जब फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के फार्मूले दिए गए थे तो आपको सिखाया गया था कि फंक्शन fx के अगर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं तो e टू दी पावर माइनस ipx मल्टीप्लाई में डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा e टू दी पावर माइनस ipx में इंटीग्रेशन हो जाता है तो फंक्शन f ऑफ p का बनता है। अब यहाँ देखिएगा जब यहाँ x में इंटीग्रेशन होगा तो फंक्शन यहाँ p माइनस a का होगा और यहाँ p प्लस a का होगा। ये चलो एक लाइन और एक्स्ट्रा कर देते हैं, लेफ्ट पैरामीटर को आप हटा दीजिएगा, u इक्वल टू p माइनस a डाल दीजिएगा, v इक्वल टू डाल दीजिएगा p प्लस a, तो आपका बन जाता है 1/2 माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट fx e टू दी पावर माइनस i ux dx प्लस 1/2 माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट
एफ एक्स ई टू दी पावर माइनस आई डी एक्स डी एक्स। अब इन दोनों फार्मूले की जो कंपेयर है वो आप इन दोनों फार्मूले की कंपेयर इधर से करिएगा, ये एफ ऑफ पी से। अब यहाँ देखिएगा ये एफ ऑफ यू बन जाएगा और ये आपका एफ ऑफ बी बन जाएगा। तो ये बन जाता है एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ बी। एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ बी बन चुका है। यू और बी की पैरामीटर की वैल्यू आप डाल दीजिएगा। यहाँ 1/2 अभी रह गया हमारा 1/2, तो ये हो जाता है 1/2 फंक्शन ऑफ p माइनस ए प्लस फंक्शन ऑफ p प्लस ए। और इस तरह से जो हमारा मॉड्यूलेशन थ्योरम का स्टेटमेंट है वो मॉड्यूलेशन थ्योरम का स्टेटमेंट जो है कम्प्लीटली प्रूव हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर आर्टिकल है हमारा 4.11 डेरिवेटिव थ्योरम। डेरिवेटिव थ्योरम लाप्लास में भी थी, वहाँ पर हम देख रहे थे कि फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन होता है तो उसका लाप्लास करके वैल्यू किस तरह से आती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उसका फूरियर की जब ट्रांसफॉर्मेशन निकाले जाएंगे तो उस प्रकार से फार्मूला क्या होगा। देखिएगा स्टेटमेंट थ्योरम 1 और 2, फूरियर ऑफ एफ टू द पावर एन एक्स, और एफ की पावर में एन लिखा हुआ है तो एन डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, तो यानी कि हम फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं एन एज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। रिजल्ट देखिएगा आई पी टू द पावर एन एफ ऑफ पी। जब आप एफ एक्स का फूरियर लेते हैं तो एफ ऑफ पी से रिप्रेजेंट होता है, अगर आप एन एथ डेरिवेटिव लेते हैं तो आई पी टू दी पावर एन से मल्टीप्लाई हो रही है। तो एक्चुअल में होता क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो किसी फंक्शन के डेरिवेटिव की ली जाती है। जब भी हम किसी फंक्शन के डेरिवेटिव की फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो क्या होता है, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो वैल्यू होती है उसमें आई पी से मल्टीप्लाई हो जाती है। ये नेक्स्ट चैप्टर में जब हम जाएंगे तो उसमें ये इम्प्लीमेंट भी होगा, तो जब हम एप्लीकेशंस करने जाएंगे इसके। और यह कंडीशन दी गई है, इफ द फर्स्ट n-1 डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वैनिशेस आइडेंटिकली एज एक्स टेंड्स टू प्लस माइनस इनफाइनाइट। लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है कि जैसे आप nth डेरिवेटिव के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं तो एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स डॉट डॉट ये सारे डेरिवेटिव जीरो में जाने चाहिए जब लिमिट लगेगी माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। तो हमें कुछ नहीं करना है, फूरियर का फार्मूला खोलने के बाद और उसका सीधे सीधे डेराइव कर देना है। अब हम इसके लिए इंडक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। पहले मैं फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए फूरियर थ्योरम प्रूव करूँगा, फिर मैं के एट डेरिवेटिव के लिए प्रूव कर लूँगा, लेट करूँगा, और फिर के प्लस 1 के लिए उसे प्रूव कर देंगे। आइएगा देखिएगा, इस तरह से ले लेते हैं हम। चूँकि अब इसका प्रूफ डाल देते हैं, फूरियर ऑफ एफ डैश एक्स। फूरियर ऑफ एफ डैश एक्स में आप लेते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यहाँ हो जाता है एफ डैश एक्स ई टू दी पावर माइनस आई पी एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाइएगा, ई टू दी पावर माइनस आई पी एक्स, यहाँ एफ एक्स हो जाता है, लिमिट हो जाती है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, माइनस इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, डेरिवेटिव डालिएगा माइनस का आई पी ई टू दी पावर माइनस आई पी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखिएगा लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, कंडीशन डालिएगा एज एफ एक्स टेंस टू 0 एज एक्स टेंस टू प्लस माइनस इनफाइनाइट। जब एक्स टेंस टू प्लस माइनस इनफाइनाइट होगा तो फूरियर जो आपका फंक्शन एफ एक्स है वो 0 में चला जाएगा, तो ये टर्म आपकी ख़त्म हो जाती है। तो ये आपका आई पी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आई पी बाहर आ जाता है, माइनस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट बन जाता है, ये बन जाता है एफ एक्स ई टू दी पावर माइनस आई पी एक्स डी एक्स। अब देखिएगा सामने आपका फूरियर ऑफ एफ एक्स तैयार है, तो आपका फार्मूला बन जाता है फूरियर ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू आई पी, इधर बन जाता है फूरियर ऑफ एफ एक्स। आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई पी फंक्शन ऑफ पी, यानी कि रिलेशन इज ट्रू, रिलेशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, यानी कि जो रिलेशन आपको दिया गया था, रिलेशन जो आपको दिया गया था वो n इक्वल टू 1 के लिए जो है वो ट्रू है। अब n इक्वल टू 1 के लिए हम ट्रू ले चुके हैं, अब हम उससे नेक्स्ट प्लस उसके nth डेरिवेटिव के लिए, अब नेक्स्ट डेरिवेटिव के लिए हम लेने जा रहे हैं। अब देखिएगा, या आप ऐसे करिएगा, इंडक्शन मेथड ना लगा करके सीधे लास्ट स्टेप में चलिएगा। अब ये ऐसे ही सिमिलरली एफ डैश एक्स के लिए, एफ डबल डैश एक्स के लिए और एफ ट्रिपल डैश के लिए अब हम रिलेशन को प्रूव कर सकते हैं, है ना। अब n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव हो चुका है, तो इंडक्शन मेथड अब यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब ये लिखिएगा सिमिलरली, आप लीजिएगा फूरियर ऑफ एफ एन एक्स। फूरियर ऑफ एफ एन एक्स में हो जाता है इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये ऐसे कर लेते हैं। फूरियर ऑफ एफ एन एक्स ले लेते हैं, तो यहाँ पर एफ एन एक्स हो जाएगा
और यहाँ हो जाएगा e टू दी पावर माइनस आई पी एक्स डी एक्स। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये हो जाता है एफ एन माइनस वन एक्स ई टू दी पावर माइनस आई पी एक्स हो जाता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। यहाँ इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा माइनस आई पी ई टू दी पावर माइनस आई पी एक्स ई टू दी पावर माइनस आई पी एक्स हो जाता है। और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर देते हैं तो एफ एन माइनस वन डी एक्स हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर एन एच डेरिवेटिव है, यानी कि अब यहाँ पर हम ये मान लेते हैं क्योंकि अब हमें जो गिवन कंडीशन है वो है एफ एन माइनस वन एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स टेंस टू प्लस माइनस इनफाइनाइट। जो हमें थ्योरम में स्टेटमेंट दिया गया उस स्टेटमेंट में मेंशन है पहले से ही कि जो n माइनस वन तक डेरिवेटिव है वो सारे के सारे जीरो में जाने चाहिए, जबकि लिमिट एक्स टेंस टू प्लस माइनस इनफाइनाइट लगेगी। ये वाली टर्म हमारी जीरो में चली जाती है तो ये हो जाता है फूरियर ऑफ एफ एन एक्स इक्वल टू माइनस माइनस में प्लस हो जाता है और यहाँ आई पी आ जाता है। अब ये बन जाता है फूरियर ऑफ, अब देखिएगा यहाँ एफ एन माइनस वन बन चुका है, एफ एन माइनस वन बन चुका है। अब यहाँ पर बन जाता है फूरियर ऑफ, अब यहाँ बन चुका है एफ एन माइनस वन एक्स। ठीक है, अब ये जो है हमने सिमिलरली, अब यहाँ सिमिलरली से पहले एक हम डाल देते हैं, यानी कि यहाँ पर हम एक लाइन और बढ़ा देते हैं। लेट रिलेशन इज टू, लेट रिलेशन इज टू फूरियर ऑफ एफ एन माइनस वन एक्स। ये हम बढ़ा देते हैं। हमने मान लिया है कि रिलेशन जो ट्रू हमें दे रखा है वो फंक्शन ऑफ एन टू फंक्शन एफ एक्स के एन माइनस वन डेरिवेटिव के रिलेशन को हम ट्रू ले रहे हैं। अब देखिएगा फंक्शन का एन माइनस वन डेरिवेटिव और उसका फूरियर फार्मूला ले रहे हैं तो ये हो जाता है एफ ऑफ एफ एन एक्स इक्वल टू आई पी, या स्टेटमेंट से वैल्यू डाल देते हैं आई पी टू द पावर एन माइनस वन, आई पी टू द पावर एन माइनस वन वैल्यू डाल देते हैं और यहाँ पर हो जाता है आपका एफ ऑफ टी। अब ये पावर इससे ऐड हो जाती है, ये बन जाता है फूरियर ऑफ एफ एन एक्स इक्वल टू आई पी टू द पावर एन और यहाँ बन जाता है आपका एफ ऑफ टी। इस तरह से आप थ्योरम को प्रूव कर देते हैं। अगर यहाँ पर आप nth डेरिवेटिव डायरेक्ट ना लेकर के nth डेरिवेटिव की जगह आप k डाल देते हैं और उसे k प्लस वन के लिए चले जाते हैं तो वो इंडक्शन मेथड से हो जाएगा। प्रोसीजर दोनों का सेम ही है। अब यहाँ देखिएगा नेक्स्ट पोर्शन हमारा शुरू हो जाता है चैप्टर का। अब यहाँ पर आप स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी तक जो आप क्वेश्चंस कर रहे थे वो क्वेश्चन इस तरह के थे, जब आपसे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेने के लिए कहा जा रहा था तो इंटीग्रेशन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी। अब आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है कि इंटीग्रेशन की वैल्यू आपके सामने एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब हम रास्ता दूसरा अपनाएंगे। इंटीग्रेशन जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि वो इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसका डेरिवेटिव का जो इंटीग्रेशन है वो एग्जिस्ट कर जाता है। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर में फाइंड फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। आप फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेने वाले हैं ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करिएगा। आप लेने जा रहे हैं एफ सी ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस डी एक्स डी एक्स। अब यह फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला बोल चुके हैं। इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस डी एक्स डी एक्स, ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब इसका अब देखिएगा आप मैथ्स की जितने भी प्रोसेस अभी तक जानते हैं उनमें से किसी भी प्रोसेस से इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब ये आप ये इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को आप आई लेट कर लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1, जिससे कि लिखने में हमें थोड़ा सा छोटा पड़ जाए। अब आई देखिएगा इंटीग्रेशन जो है यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में है तो वेरिएबल x को तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन p पर तो आपका कमांड है ना, p पर आपका कमांड है तो आप इसका p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिएगा। फिर देखिएगा क्या होता है, ये डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू p। p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, ये हो जाता है di/dt। जब आप p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos px की वैल्यू जो है वो माइनस के साइन px हो जाएगी और मल्टीप्लाई में एक x हो जाएगा, लेकिन x वेरिएबल है तो x बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स साइन px dx।
अब देखिएगा ये आपकी वैल्यू हो चुकी है यहाँ पर डी आई की वैल्यू डी आई अपॉन डी पी की वैल्यू हो चुकी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये हो चुका है, ये डी आई अपॉन डी पी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, डी आई अपॉन डी पी की वैल्यू आ चुकी है। आप देखिएगा यहाँ पर ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन तब तक नहीं कर सकते जब तक साथ में एक्स ना हो, सही है। अब आपको एक्स मिल चुका है तो आपके सामने की जो प्रॉब्लम थी वो थोड़ी सी दूर हो चुकी है। अब आप क्या करिएगा, जो साइन डी एक्स है उसे तो फर्स्ट फंक्शन मानिएगा और ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स को आप सेकंड फंक्शन मान लीजिएगा। सेकंड फंक्शन का फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो मैं दोबारा अलग निकाल करके दिखा देता हूँ। अब आई इक्वल टू आप सोचिएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स है। अब 12th की कुछ बातें याद कर लेते हैं। ये इंटीग्रेशन जो है ये डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आप बड़ी क्लास में हैं, छोटी चीज़ों को आप रफ वर्क की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका इंटीग्रेशन जब करने जाएंगे तो आप लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी करेंगे, जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई टू, तो आई इक्वल टू हो जाता है आपका 1/2 हो जाता है इंटीग्रेशन ई टू दी पावर माइनस टी आ जाता है और एक्स डी एक्स की जगह डी टी बन जाता है, तो बाहर है तो ये इंटीग्रेशन करके 1/2 ई टू पावर माइनस टी प्लस सी बन जाता है। तो यहाँ पर आप वैल्यू देख रहे हैं, आपकी वैल्यू बनती है ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2 ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखिएगा यहाँ पर आप वैल्यू देख चुके हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन का भी मेरे से मिस्टेक हो गई, यहाँ पर माइनस रहेगा, माइनस और आएगा। तो आपने देखा कि इंटीग्रेशन ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो बनता है हमें माइनस का 1/2 ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर वैल्यू बनती है। अब इस इंटीग्रेशन को आप यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कीजिएगा और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई कीजिएगा। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट जब अप्लाई करते हैं तो माइनस फर्स्ट एज इट इज रहता है साइन टी एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, फार्मूले का माइनस आता है, फार्मूले का माइनस है, एक माइनस यहाँ लग रहा है, एक माइनस फार्मूले का है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है आपका 0 to इनफाइनाइट और यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट बन जाता है, ये बन जाता है पी एक्स कॉस पी एक्स कॉस पी एक्स बन जाता है आपका डिफरेंशिएशन जब आप करते हैं, और दूसरी वैल्यू बन जाती है माइनस ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। अब यहाँ पे आपकी लिमिट 0 to इनफाइनाइट चल रही है, जब आप इनफाइनाइट लिमिट लेने जाएंगे तो ई टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट आपका 0 हो जाएगा। जब आप 0 लिमिट लेने जाएंगे तो साइन पड़ा फंक्शन पड़ा हुआ है, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फर्स्ट टर्म जो है वो आपकी 0 में चली जाएगी, ये वैल्यू हमारी 0 हो जाती है। यहाँ माइनस ये माइनस बाहर आ जाता है, 1/2 बाहर आ जाता है, एक पी बाहर आ जाता है, ये बन जाता है 0 to इनफाइनाइट और ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस पी एक्स डी एक्स। अब ये वैल्यू बन जाती है, इस वैल्यू को आप देखिएगा और इस वैल्यू को आप देखिएगा। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को देखिएगा, आपकी इक्वेशन नंबर 1 आपको वापस मिल चुकी है। यूज इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आप यूज़ कर लेते हैं तो आपकी वैल्यू बन जाती है डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस पी अपॉन 2 आई। देखिएगा ये वैल्यू बन जाती है। अब यहाँ पर जो है अब हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। अब यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, जब हम यहाँ फूरियर के इस वाले पोर्शन में फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालने जा रहे होंगे तो वो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता डिफरेंशियल इक्वेशन से होकर के जाता है मोस्टली। अब हमने जो चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट सी एफ और पी आई वाला, या उससे पहले वाला जो चैप्टर था, उन चैप्टर का इस्तेमाल करके अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन किया करेंगे। अब ये डी आई अपॉन डी पी है, ये तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है, आप सीधे सीधे वैल्यू जाइएगा डी आई अपॉन आई इक्वल टू माइनस का पी बाई 2 डी पी। ये डी आई अपॉन आई है, आप इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये हो जाता है लॉग आई बेस ई इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर बाई 2 माइनस का पी स्क्वायर बाई यहाँ 4 हो जाएगा, 1/2 पहले से ही है, पी के रेस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ हो जाता है प्लस लॉग सी बेस ई आई इक्वल टू आपका हो जाएगा सी ई टू दी पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 आपकी आ चुकी है, यहाँ पर आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। अब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको कांस्टेंट सी की आवश्यकता है। अब सी डिपेंड, अब आंसर आई जो है वो फंक्शन पी का है, तो आप पी की कोई वैल्यू चूज़ करिएगा, वो भी वैल्यू इस तरह से चूज़ करिएगा
कि इक्वेशन नंबर 1 से आपको आई की वैल्यू निकल सके। अब इक्वेशन नंबर 1 पे निगाह डालिएगा, अब इसमें डालेगा 5 = 0 इन इक्वेशन 1। अब हम आर्बिट्री कांस्टेंट c निकालने जा रहे हैं। I = c⁻⁻4 है। अब यहाँ पर p = 0 इक्वेशन 1 में डालिएगा तो आपको मिलता है I = 0 to ∞e⁻⁻x² dx मिलता है। अब एक तरीका तो यह है e⁻⁻x² dx को आप डायरेक्ट अप्लाई करिएगा। दूसरा तरीका यह है, अगर आप इसको इसकी वैल्यू याद नहीं है, अगर याद होती है तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अगर याद नहीं है तो आप BSc पार्ट 1 के गामा फंक्शन में चलिएगा। e⁻⁻x² है, आप लैग करने जा रहे हैं x² = g, x = √3 dx = 1/2 dt। ये वैल्यू हो जाती है आपकी, तो I = 1/2 हो जाता है 0 to ∞e⁻⁻2 dt। अब यहाँ BSc पार्ट 1 का गामा फंक्शन का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। गामा फंक्शन अगर याद ना हो तो मैं दोबारा लिख करके दिखा देता हूँ। 0 to ∞x⁻x dx अगर है तो ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाता है गामा n+1 में। अब इधर से कंपेयर कर लीजिएगा, x की जगह वेरिएबल हमारे पास t है, t की पावर में माइनस का हाफ है, तो ये I = हो जाता है 1/2 गामा 1/2। और ये गामा 1/2 की वैल्यू आपको पता ही है कि वो √π है, तो आपकी वैल्यू बन जाती है √π/2। अब आप यहाँ से सीख चुके हैं कि इंटीग्रेशन 0 से ∞e⁻⁻x² dx की जो वैल्यू है वो 1/2 √π होती है। ठीक है, अब चाहे तो आप इसे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये I की वैल्यू आपकी √π/2 आई है, लेकिन कंडीशन देखिएगा, ये कंडीशन आपको तब मिली थी जब p = 0 था। अब यहाँ पर लिख देते हैं एट p = 0। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में यूज़ करिएगा, यूज़ इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू डाल दीजिएगा तो I की वैल्यू हो जाती है √π/2 e⁻0 हो जाता है आपका। इस तरह से आर्बिट्री कांस्टेंट c आ जाता है। अब c = इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इसे वापस डाल दीजिएगा तो I = आपको आंसर मिलता है √π/2 e⁻⁻v²/4। अब इस तरह से आपका जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि आप e⁻⁻x² की अगर फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो आपका आंसर I = √π/2 e⁻⁻p²/4 आता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात स्पेशली बताना चाहूँगा, जो भी आप क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन 2 बार होगा। ये देखिएगा, मैंने क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 करा है, इसमें लिखा है मैंने फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻⁻x²। अब दूसरा फार्मूला क्या होता है कि दूसरा फार्मूला इन्वर्जन का भी बन सकता है। मैं हाथों हाथ आपको जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चन 2 तरह से समझाऊंगा, एक जब आप फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेने जा रहे होंगे और एक दूसरा जब आप इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन लेने जा रहे होंगे। जो इन्वर्जन होता क्या है, जैसे कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल में अगर दे रखा है तो उसका इन्वर्जन को एक्सरसाइज में डाल देता है, और अगर एग्जाम्पल में किसी का इन्वर्जन फार्मूला है तो उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारा एक्सरसाइज में डाल देता है। तो ये एक दूसरे का उल्टा कर रहे होते हैं। अब हम 2 सवाल को अलग अलग जाकर के क्यों करें? हम दोनों सवाल को अलग अलग जाकर के नहीं करते हैं, दोनों सवाल को हम एक ही जगह जाकर के कर लेते हैं। अब दोनों सवाल को हम एक जगह करने जा रहे हैं। अब देखिएगा, मैं एग्जाम्पल 1 की जगह क्वेश्चन 1 बना देता हूँ। अब ये क्वेश्चन मैं जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है, बुक में कहीं ना कहीं होगा, नहीं होगा तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझ लीजिएगा, लेकिन होता जरूर है ये। अब यहाँ पर है फाइंड फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन थी। अब यहाँ फाइंड के बाद मैं एक वर्ड और डाल देता हूँ, इनवर्स। यानी कि अब अभी तक मैं पीछे का एग्जाम्पल नंबर 1 में बुक वाला हमसे फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहा था, अब मैंने इसे इनवर्स डाल दिया है। अभी हो जाता है फाइंड इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻⁻x² की जगह अब e⁻⁻p² हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, तो अब आप इन्वर्जन फार्मूला लेने जा रहे हैं। इन्वर्जन फार्मूले में और फूरियर का जो फार्मूला था उसमें 2/π का डिफरेंस था, तो आंसर में ही बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो जब आप एक क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर आप फूरियर का क्वेश्चन कर चुके हैं और इन्वर्जन का करने जा रहे हैं तो एक्स को और पी को आपस में इंटरचेंज कर दीजिएगा। उसी प्रकार से अगर इन्वर्जन का कर चुके हैं और फूरियर का करने जा रहे हैं तो आप एक्स और पी को इंटरचेंज कर दीजिएगा। अब देखिएगा, इसी क्वेश्चन का मैं रूप बदलने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा फाइंड इन्वर्जन फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यहाँ एफ सी का इन्वर्स हो जाएगा
यहाँ e टू दी पावर माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 0 to इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, cos px dx अपनी जगह सही है, और यहाँ dt हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर वैल्यू इन्वर्जन फार्मूले की 2/पाई और चलेगी, क्योंकि इन्वर्जन फार्मूले में 2/पाई है, ये वैल्यू यहाँ पर साथ में चल देती है। अब देखिएगा मुझे कहीं भी पेन नहीं हटाना पड़ेगा, मेरा क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही जो है वो होता चले जाएगा। अब एफ ऑफ पाई है आई है, अब यहाँ विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू पी था, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू यहाँ एक्स डाल देता हूँ, यहाँ आई एक्स हो जाता है, और यहाँ बाहर चल रहा होता है 2/पाई, यहाँ भी बाहर 2/पाई हो जाता है। अब यहाँ e टू दी पावर हो जाता है माइनस पी स्क्वायर, यहाँ p हो जाता है, ये सही है, और dx की जगह dp हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है, आप यहाँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आप अप्लाई करते हैं। अब आप देख ही रहे हैं इसमें, तो उस वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 बनाने के लिए क्या करा मैंने, x और p को क्या कर दिया, आपस में इंटरचेंज कर दिया, और आपस में 2/पाई जो है एक एक्स्ट्रा डाल दिया गया है। तो अब आंसर पे देखिएगा, आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा। जब आप इसका आंसर लेने जाएंगे तो इस वाले आंसर में जो आपके पास वैल्यू होगी, यहाँ 2/पाई से मल्टीप्लाई हो चुका होगा। जब यहाँ पर 2/पाई से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा, √पाई से डिनोमिनेटर वाला पाई कट जाएगा, तो √पाई आंसर आ जाएगा। यानी कि इस केस में जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा i = √पाई e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 से जो मैंने नया क्वेश्चन बनाया था, उसके क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए मैंने कुछ नहीं सिखाया, मैंने तो सिर्फ ये सिखाया है कि जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है उसमें 2/पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। 2/पाई से मल्टीप्लाई करने के बाद आप जहाँ p है उसकी जगह x लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा, जहाँ x है उसकी जगह p लिख दीजिएगा, और आपको आंसर अगर डायरेक्ट लेना है आपको, तो जो उस वाले का फूरियर का आंसर आया था उसमें 2/पाई से मल्टीप्लाई करके p को और x को आपस में इंटरचेंज कर दीजिएगा, और इस तरह से हमारा आंसर जो है वो तैयार हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 3 या 4 क्वेश्चन है, जिसमें से अभी आपको पहला ही क्वेश्चन सिखाया गया है। अब 2-3 क्वेश्चन जो भी बचे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए जाएंगे।